Welcome everyone. This is lecture 67 and 68 of income tax. The ongoing topic is agricultural income and the last subtopic of this chapter is integration of agricultural income with non-agricultural income. With this, this chapter that is agricultural income will be over. So let's begin. Okay, partial integration of agricultural income with non-agricultural income. This is our topic. क्या मतलब है इसका कि आप जब कृषि आय को गैर कृषि आय के साथ आंशिक एकीकरण करते हैं, दोनों एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को आपस में इंटीग्रेट कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, उसे कहते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन। देखिए जी, जो सेक्शन आपका 10(1) है, सेक्शन 10(1) वो एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जेम्प्ट करता है फ्रॉम टैक्स। विच सेक्शन इज दिस? सेक्शन 10(1). सेक्शन 10(1) के अकॉर्डिंगली जो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। ये सेक्शन एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स से एग्जेम्प्ट कर देता है, लेकिन एक इनडायरेक्ट वे है एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लगाने का, एक इनडायरेक्ट वे। व्हाट इज इनडायरेक्ट वे? एक अप्रत्यक्ष तरीका है जिससे कि जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो एग्जेम्प्ट होते हुए भी टैक्सेबल हो जाती है। इस मेथड को कहते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन, जिसे आप हिंदी में आंशिक एकीकरण कहते हैं। लेकिन पार्शियल इंटीग्रेशन की कंडीशंस क्या हैं? अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तभी आप पार्शियल इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्या शर्तें हैं पार्शियल इंटीग्रेशन की? द फर्स्ट कंडीशन इज कि पार्शियल इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ उन केसेस में एप्लीकेबल रहेगी अगर जो पर्सन है वो इंडिविजुअल है या फिर HUF है, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। इन केसेस में ही पार्शियल इंटीग्रेशन की एप्लीकेबिलिटी रहेगी। लेकिन यदि वो पर्सन कंपनी है, फर्म है या लोकल अथॉरिटी है तो ऐसे में पार्शियल इंटीग्रेशन आप नहीं करेंगे। ठीक है जी। देखिए, पर्सन की डेफिनेशन में आपके पास 7 टाइप्स ऑफ पर्सन्स हैं: इंडिविजुअल, HUF, फर्म, AOP, BOI, AJP, कंपनी एंड लोकल अथॉरिटी। इनमें से ये जो 4 पर्सन्स हैं, दैट इज इंडिविजुअल्स, HUF, AOP, BOI एंड AJP, सिर्फ इसी केस में आपको पार्शियल इंटीग्रेशन करना है। यदि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो पर्सन है वो कंपनी, फर्म या लोकल अथॉरिटी है तो आपको पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपकी जो एग्रीकल्चरल इनकम है दैट शुड बी मोर देन 5,000 पर एनम। एक साल, पूरे एक साल की जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो 5,000 से ज्यादा है तो ही पार्शियल इंटीग्रेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। साथ ही साथ जो आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। व्हाट इज बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वो लिमिट होती है जिसके ऊपर अगर जिसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना होता। जैसे कि इंडिविजुअल्स के केस में अगर हम देखें तो जो 60 बिलो इंडिविजुअल है उसके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2,50,000। 60 to 80 एज का जो पर्सन है उसके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख होती है, और जो सुपर सीनियर सिटीजन होता है उसके लिए जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है दैट इज 5 लाख। सो ये तीनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। यदि इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती है तो आपको पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं करनी, आपको टैक्स पे नहीं करना है। क्या क्या कंडीशंस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पर्सन है वो इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI या AJP होना चाहिए। सेकंड, उसकी जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो 5,000 पर एनम से ज्यादा होनी चाहिए। यदि आपकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से कम है तो आपको पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगेगा और ऐसे में आपको टैक्स पे नहीं करना है। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए, दैट इज 2,50,000, 3 लाख या 5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। उसी केस में आपको पार्शियल इंटीग्रेशन करनी है। यदि आपकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा है लेकिन आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है
तो पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल नहीं होगा और आपको टैक्स पे नहीं करना। सो ये तीनों की तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, उसी केस में पार्शियल इंटीग्रेशन की जाएगी, अदरवाइज नहीं की जाएगी। अब देखिए पार्शियल इंटीग्रेशन में टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इसका मेथड है, किस तरीके से पार्शियल इंटीग्रेशन के केस में टैक्स पे किया जाता है। देखिए स्टेप 1, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप टोटल इनकम कैलकुलेट कर लीजिए। टोटल इनकम मींस एग्रीकल्चरल प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। आप कृषि आय और नॉन कृषि आय दोनों को ऐड कर लीजिए। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, ये जो टोटल इनकम आपने कैलकुलेट करी है, इस टोटल इनकम के ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है जी। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में आप एग्रीकल्चरल इनकम के साथ ऐड कीजिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। क्या बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, 2 लाख, 50, 3 लाख या 5 लाख। सो आपको क्या करना है, स्टेप 3 में आपको एग्रीकल्चरल इनकम लेनी है और उस एग्रीकल्चरल इनकम में आपको ऐड करना है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। जो स्टेप 3 में आपके पास कंप्यूटेशन आई, आप उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 1 में क्या है, एग्रीकल्चरल प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ऐड कीजिए, इन दोनों के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कीजिए। थर्ड स्टेप में एग्रीकल्चरल इनकम और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ले लीजिए। स्टेप 4 में इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कीजिए। अब स्टेप 5 में क्या करना है, जो आपने यहाँ टैक्स कैलकुलेट किया और जो यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट किया, इन दोनों में आप डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए। ठीक है जी। स्टेप 2 माइनस स्टेप 4, यहाँ पर जो टैक्स आया माइनस यहाँ पर जो टैक्स आया, दोनों में डिफरेंस देखिए कि क्या है। ये जो डिफरेंस आया उसके बाद आप अलाउ करेंगे रिबेट, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अब 87A वाली रिबेट की क्या कंडीशंस है, ये मैंने आपको इनिशियल सेशंस जो स्टार्टिंग वाले इनकम टैक्स के लेक्चर्स थे उसमें बताया था। 87A के रिबेट की क्या कंडीशंस हैं कि आपको रिबेट कितने की मिलती है, या तो 12,500 और टैक्स पेबल विच एवर इज लेस, जितना टैक्स आपको पे करना है आप वो लेंगे, या फिर 12,500, दोनों में से जो कम है दैट विल बी योर फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, जो पर्सन है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही 87A की रिबेट मिलती है, और उसकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख से कम होनी चाहिए या 5 लाख होनी चाहिए, तभी आपको रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 87A। सो यदि आप रिबेट के लिए एलिजिबल हैं तो आप स्टेप 6 में रिबेट ले लीजिए। अगर आप रिबेट के लिए एलिजिबल नहीं हैं तो आपका ये स्टेप नहीं आएगा। स्टेप 7 में आप सरचार्ज ऐड करेंगे। सरचार्ज जहां पर एप्लीकेबल है, सरचार्ज के बारे में बात हम इनिशियल लेक्चर्स में कर चुके हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप सेस ऐड करेंगे 4%, और ये सब करने के बाद जो आपका अमाउंट आएगा दैट इज योर टैक्स पेबल, ये होगा आपका टैक्स पेबल। इतना टैक्स आपको पे करना होगा। सो आइए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे कि आपको ये पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सो व्हाट्स द क्वेश्चन, देखिए, श्री सुबोध is the owner of a flour mill. What is flour mill? Flour mill is आटा चक्की। आटा चक्की के मालिक हैं मिस्टर सुबोध, और साथ ही साथ उनके पास एक कृषि जमीन भी है, सम एग्रीकल्चरल लैंड। ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 उनको प्रॉफिट हुआ 28 लाख का फ्रॉम बिजनेस ऑफ फ्लोर मिल, आटा चक्की से। आटा चक्की से, ये देखियो, ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। जो फ्लोर मिल से उनको इनकम होगी दैट इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, ये गैर कृषि आय है। और जो इनकम उनको एग्रीकल्चरल लैंड से होगी ये उनकी एग्रीकल्चरल इनकम है, ये उनकी कृषि आय होगी। सो जो आटा चक्की से उनको गैर कृषि आय हो रही है वो 28 लाख है। ही यूज्ड 3200 क्विंटल्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड इन हिज ओन फार्म। इस एग्रीकल्चरल लैंड में उन्होंने व्हीट, गेहूं उगाया था, और उस गेहूं को ही ये इस आटा चक्की में इस्तेमाल कर रहे हैं। कितना गेहूं इस्तेमाल कर रहे हैं, 3200 क्विंटल्स ऑफ व्हीट वो इस्तेमाल कर रहे हैं एज रॉ मटेरियल इन आटा चक्की। जो मार्केट प्राइस है व्हीट का दैट इज 680 पर क्विंटल, और इसकी कॉस्ट उन्होंने अब तक इस 28 लाख में से माइनस नहीं करी है।
जो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द वीट है दैट इज 14,92,000। दैट मीन्स कि जो गेहूं को उगाने का खर्चा है इस एग्रीकल्चरल लैंड में, उन्होंने जो गेहूं बोया है उसका जो खर्चा है दैट इज 14,92,000। कंप्यूट इज एग्रीकल्चरल एंड बिजनेस इनकम। हमें उनकी एग्रीकल्चरल और बिजनेस इनकम कैलकुलेट करनी है। तो यदि आपको यहाँ पर ध्यान आए कि एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को आपको तोड़ना होता है, दो भागों में बांटना होता है, उसके लिए मैंने आपको कुछ रूल्स करवाए थे। क्या रूल्स हैं वो, आइए देखते हैं। देखिए जी, ये रूल्स मैंने आपको करवाए थे। अगर आपको ध्यान हो, रूल 7A, 7B एंड रूल नंबर 8, ये सब करवाया था आपको। जिसमें जो रूल 7 है वो जनरल रूल है, सामान्य नियम, जो कि टी, कॉफी या रबर के अलावा बाकी केसेस में लागू होता है। अब देखिए, क्वेश्चन में हम आटे की बात कर रहे हैं, वीट की बात कर रहे हैं, और आटे की, वीट से बने हुए आटे की बात कर रहे हैं। सो कहीं पे भी हमारे क्वेश्चन में चाय, कॉफी या रबर का प्रयोग नहीं हुआ है, टी, कॉफी एंड रबर इन्वॉल्व नहीं है। सो यहाँ पर जो हमारा रूल एप्लीकेबल होगा दैट विल बी रूल 7, दैट इज जनरल रूल। और जनरल रूल के केस में मैंने आपको क्या बताया था कि जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है वो कैसे कैलकुलेट होती है। आप देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उसके सेल प्रोसीड्स क्या हैं, जो कि औद्योगिक उत्पाद है। यहाँ पर हमारा औद्योगिक उत्पाद क्या है क्वेश्चन के हिसाब से, जो आटा है, जो आटा बन रहा है फ्लोर मिल से, वो आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। सो औद्योगिक उत्पाद से जो बिक्री है वो लेंगे आप, उस पे से माइनस करेंगे जो रॉ मटेरियल आपने इस्तेमाल किया है। आटा बनाने के लिए आपने रॉ मटेरियल क्या इस्तेमाल किया है, आपने गेहूं इस्तेमाल किया है। सो आप गेहूं का मार्केट प्राइस ले लेंगे और उसमें से आप इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। इस तरह से आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम निकलेगी। ठीक है जी। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आप माइनस नहीं करते हैं, ये मैंने आपको उस टाइम बताया था। अब एग्रीकल्चरल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप एवरेज मार्केट प्राइस लेते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का। यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या है, वीट, वीट का आप मार्केट प्राइस लेंगे और उसमें से आप माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, तो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम निकल के आएगी। उसके बाद आप दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, अभी हमें एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मालूम। सो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को कैलकुलेट करना है। देखिए जी, सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी है एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। सो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम देखते हैं सबसे पहले। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम which is also known as business income, गैर कृषि आय या फिर बिजनेस इनकम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। और ये कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें देखना है कि सेल प्रोसीड्स कितने हुए। सेल प्रोसीड्स, ये देखिए, ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है। यहाँ पर सेल प्रोसीड्स तो नहीं है, यहाँ पर हमें प्रॉफिट दे रखा है। सो यहाँ पर वो अपने एक्सपेंसेस माइनस कर चुका है, सारे के सारे हमें प्रॉफिट दे रखा है 28 लाख। लेकिन उसने यहाँ पर रॉ मटेरियल की कॉस्ट माइनस नहीं की है। देखिए, he has not debited the cost of wheat to profit and loss account। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसने जो वीट की कॉस्ट है वो ऐड नहीं, माइनस नहीं करी है। सो हमें यहाँ पर माइनस करनी है ये कॉस्ट, मार्केट प्राइस ऑफ वीट यूज्ड एज रॉ मटेरियल। उसने गेहूं को रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया है। कितना गेहूं इस्तेमाल किया है, 3200 क्विंटल्स का गेहूं उसने इस्तेमाल किया है। और इसका जो मार्केट प्राइस है दैट इज 680 पर क्विंटल, ये उसका मार्केट प्राइस है। अकॉर्डिंगली उसने कितने का गेहूं इस्तेमाल किया है, 21,76,000 का गेहूं उसने इस्तेमाल किया है। सो प्रॉफिट में से आप ये माइनस करने के बाद आपकी जो बिजनेस इनकम निकल के आएगी दैट इज 6,24,000। दिस इज योर बिजनेस इनकम।
या फिर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, गैर कृषि आय। अब नॉन एग्रीकल्चरल इनकम हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गई, तो हम कैलकुलेट करेंगे इन द नेक्स्ट स्टेप एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम आपकी कैसे कैलकुलेट होगी? आप लेंगे वीट की मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और यहाँ पर हमारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या है, कृषि उत्पाद क्या है, वीट है। 3200 क्विंटल्स ऑफ वीट आपने प्रोड्यूस करे हैं, मल्टीप्लाई बाय इट्स मार्केट प्राइस 680, 21,76,000, और इसमें से आप यहाँ पर माइनस करते हैं कल्टीवेशन कॉस्ट। कल्टीवेशन कॉस्ट आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में से माइनस नहीं होती, कल्टीवेशन कॉस्ट आपकी यहाँ एग्रीकल्चरल इनकम में से माइनस होती है, which is given as 14,92,000. Accordingly, 6,84,000 will be your agricultural income. अब देखिए हमारे पास नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी है और एग्रीकल्चरल इनकम भी है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इंटीग्रेशन करनी है, पार्शियल इंटीग्रेशन। अब हमें पार्शियल इंटीग्रेशन करनी है। सो पार्शियल इंटीग्रेशन में व्हाट इज योर स्टेप 1? आपको स्टेप 1 में क्या करना है कि आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है, और टोटल इनकम कैसे आएगी आपकी? एग्रीकल्चरल प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है 6,84,000 एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है 6,24,000। अकॉर्डिंगली आपकी जो टोटल इनकम है दैट इज 13,08,000। स्टेप 2 में आपको क्या करना है? आपको इस टोटल इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है। टैक्स ऑन 13,08,000, इसके ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। और टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आप देखेंगे कि सुबोध की एज क्या है। यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है, तो आप ये एज्यूम कर लेंगे कि जो सुबोध है वो 60 इयर्स से बिलो के पर्सन है, वो नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल इंडिविजुअल है, बिलो 60 इयर्स ऑफ एज। और बिलो 60 इयर्स ऑफ एज के लिए आपकी टैक्स स्लैब्स क्या हैं? जो फर्स्ट 2,50,000 है उसके ऊपर नील टैक्स, नेक्स्ट 2,50,000 के ऊपर नेक्स्ट 2,50,000 पर आपको टैक्स पे करना रहता है एट द रेट ऑफ 5%। ये टैक्स स्लैब है आपका सेकेंड वाला। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट 5 लाख। नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर आपको 10% पे करना हो 20% पे करना होता है, एंड दिस इज 1 लाख। अब देखिए यहाँ पर आपके 5 लाख कंप्लीट हो चुके हैं, अभी भी बैलेंस आपका रहता है, और बैलेंस क्या है? 3,08,000 का बैलेंस है अभी हमारे पास। देखिए 13,08,000 में से 10 लाख यहाँ पर कंप्लीट हो गए, 2,50,000 2,50,000 10 लाख यहाँ पर कंप्लीट हो गए, 3,08,000 आपका अभी भी रहता है। 3,08,000 के ऊपर आप टैक्स पे करेंगे एट द रेट ऑफ 30%, 92,400। ये स्लैब्स के अकॉर्डिंगली आपका जो टैक्स निकल के आया दैट इज 2,04,900। ये आपका टैक्स कैलकुलेट होकर आया। क्या ये टैक्स पे कर दें? नहीं जी, ये टैक्स नहीं पे करना आपको। अभी तो आप सिर्फ स्टेप्स कर रहे हैं। टैक्स जो पे करना होगा वो एंड में पे करना होगा, वो देखेंगे हम अभी कि किस तरह से पे करना है। सो अभी तक आपने क्या किया है? आपने स्टेप 1 में एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को ऐड किया है। स्टेप 2 में आपने इस इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है जी। आइए अब स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 में आपको क्या करना है? स्टेप 3 में आपको क्या करना है? आपको एग्रीकल्चरल इनकम लेनी है, एग्रीकल्चरल इनकम, और इसमें आपको ऐड करना रहता है
बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आप ऐड करेंगे, आपकी एग्रीकल्चरल इनकम कितनी आई थी कैलकुलेट होकर 6,84,000, 6,84,000 प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है 2,50,000। सो बोथ के केस में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2,50,000। सो ये आपका आता है 9,34,000। स्टेप 4 में आप क्या करेंगे, ये जो आपने स्टेप 3 में कंप्यूटेशन करी है उसके ऊपर आप टैक्स कंप्यूट करेंगे, कंप्यूट टैक्स ऑन ₹9,34,000। इसके ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आप फिर से वही स्लैब्स लगाएंगे। फर्स्ट 2,50,000 nil, next 2,50,000 at the rate of 5%, 12,500 and बैलेंस। देखिए 5 लाख यहाँ पर कंज्यूम हो गया, 5 लाख के बाद आपका रिमेनिंग क्या बचता है 4,34,000। इसके ऊपर 20% के हिसाब से आपका जो टैक्स निकल के आता है दैट इज 86,800, अकॉर्डिंगली 99,300। ये आपका स्टेप 4 का टैक्स है। अब आपको स्टेप 5 में क्या करना है, आपको जो स्टेप 2 में आपने टैक्स कैलकुलेट किया है उसमें से आप माइनस करेंगे जो टैक्स आपने स्टेप 4 में कैलकुलेट किया है। स्टेप 2 में आपने कितना टैक्स कैलकुलेट किया था 2,04,900, 2,04,900 माइनस स्टेप 4 वाला टैक्स है 99,300। अकॉर्डिंगली आपका जो टैक्स बनता है दैट इज दिस, इतना पे करना है आपको। लेकिन ये करने से पहले आपको रिबेट देखना है, आपको इसमें रिबेट माइनस करना है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A माइनस करना है। लेकिन रिबेट अंडर सेक्शन 87A कब एप्लीकेबल होता है, कंडीशंस क्या हैं उसकी बताई थी आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। क्या उसकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख से कम है, नहीं जी, यहाँ पर उसकी टोटल इनकम 5 लाख से कम नहीं है। ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, इसीलिए उसे यहाँ पर रिबेट नहीं मिलेगा। सो स्टेप 6 हमारा यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद हमें ऐड करना होता है सेस, सेस एट द रेट ऑफ 4%। अब सेस किसके ऊपर लगेगा 1,05,600 के ऊपर, 1,05,600 का 4% इज व्हाट 4,224। दिस इज योर सेस। और आपका यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, टैक्स पेबल। सुबोध को कितना टैक्स पे करना है 1,05,600 प्लस सेस। अकॉर्डिंगली उसे पे करना होगा 1,09,824 का टैक्स। देखिए एग्रीकल्चरल इनकम है और साथ में नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी है, लेकिन आप इनडायरेक्ट तरीके से एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। कहने के लिए तो ये है कि सेक्शन 10(1) आपका क्या कहता है कि एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता, लेकिन पार्शियल इंटीग्रेशन, ये जो आंशिक एकीकरण है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तरीके से आपकी एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर भी टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, टैक्स लग रहा है। ठीक है जी, सिंपल कंसेप्ट। नेक्स्ट देखिए, हियर इज योर इलस्ट्रेशन 5। यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो, इन द फॉलोइंग केसेस कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल रेजिडेंट। आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है इन वेरियस केसेस। फर्स्ट केस देखिए, एग्रीकल्चरल इनकम है 3 लाख एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है निल। हाँ जी,
क्या यहाँ पर आपको पार्शियल इंटीग्रेशन करने की जरूरत है? आपके कंडीशंस क्या हैं? आपके कंडीशंस क्या हैं पार्शियल इंटीग्रेशन के? फर्स्ट केस की बात करें, फर्स्ट केस में क्या है कि सबसे पहले तो वो या तो इंडिविजुअल होना चाहिए या HUF या AOP BOI या फिर AJP होना चाहिए। सो इस केस में वो इंडिविजुअल है। फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड। सेकंड कंडीशन क्या थी आपकी कि जो एग्रीकल्चरल इनकम है, एग्रीकल्चरल इनकम दैट शुड बी मोर देन 5,000 पर एनम, वो 5,000 पर एनम से ज्यादा होनी चाहिए। क्या यहाँ पर एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा है? यस ऑफ कोर्स, देखिए 5,000 से ज्यादा है, ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। और तीसरी कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है हमारी कि जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है दैट शुड बी मोर देन 5 बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, दैट शुड बी मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या रहती है? 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। लेकिन यहाँ पे तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है ही नहीं, क्योंकि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है ही नहीं तो आपकी तीसरी कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होती। और क्योंकि तीनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी यदि फुलफिल नहीं होती तो पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं की जाती। सो यहाँ पर आपका जो पार्शियल इंटीग्रेशन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, आंशिक एकीकरण नहीं किया जाएगा, आपको वो स्टेप्स नहीं लगाने। तो एग्रीकल्चरल इनकम का क्या करें फिर इस केस में? एग्रीकल्चरल इनकम तो है, सो यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल इनकम है ऑफ ₹3 लाख, ये आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। किस सेक्शन के अकॉर्डिंगली? एज पर सेक्शन 10(1). फाइन। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपकी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल्ड है, इंडिविजुअल है। हाँ जी, इंडिविजुअल है, ठीक है जी, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल्ड। सेकेंड कंडीशन क्या रहती है आपकी कि जो एग्रीकल्चरल इनकम है दैट शुड बी मोर देन 5,000 पर एनम, ये 5,000 पर एनम से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चरल इनकम क्या है? 4,000 है, 5,000 से कम है। सो ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं हुई। और क्योंकि ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई तो हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। क्या यहाँ पर पार्शियल इंटीग्रेशन की जाएगी? यहाँ पर पार्शियल इंटीग्रेशन विल नॉट बी एप्लीकेबल। फिर अब नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का क्या करें? क्या करेंगे अब नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का? क्या इसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा? भाई लगेगा, बस ये है कि इसको हम एग्रीकल्चरल इनकम के साथ ऐड नहीं करेंगे। जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है 4,30,000, ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। इसके ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है नॉर्मली, टैक्स टू बी कैलकुलेटेड नॉर्मली। जैसे आप नॉर्मल केसेस में टैक्स पे करते हैं वैसे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है यहाँ पर। सो आइए देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम अप टू 2,50,000, 2,50,000 के ऊपर नील, और जो बाकी बचा दैट इज 1,80,000, इसके ऊपर 5% के हिसाब से आपको टैक्स पे करना होगा, दैट इज 9,000। 9,000 माइनस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट, रिबेट की कंडीशंस क्या हैं? जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से 5 लाख से कम होनी चाहिए। क्या यहाँ पर इनकम 5 लाख से कम है? हाँ जी है, 4,30,000 है। क्या रिबेट मिल जाएगा? हाँ जी मिल जाएगा। क्या ये इंडिविजुअल है? हाँ जी है। क्या ये रेजिडेंट इंडिविजुअल है? हाँ जी है। रिबेट मिल जाएगा कितना? 12,500, या फिर जितना टैक्स है, टैक्स कितना है? 9,000, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी लेस होगा
उसकी रिबेट मिल जाएगी। सो 9,000 की यहाँ पर आपको रिबेट मिल गई, अकॉर्डिंगली टैक्स पेबल इज निल। सो यहाँ पर आपको टैक्स पे नहीं करना है। थर्ड केस देखें। थर्ड केस क्या है आपका? एग्रीकल्चरल इनकम 1,40,000, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 2,20,000। हाँ जी, क्या यहाँ पर कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं? इंडिविजुअल है, हाँ जी है। सेकंड कंडीशन, क्या एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 पर एनम से ज्यादा है? हाँ जी है, 1,40,000 है। क्या जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? 2,50,000। लेकिन आपकी यहाँ पर जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है वो कितनी है? 2,20,000 है, विच इज लेस देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। 2,50,000 से कम है ये, ठीक है जी, ज्यादा नहीं है। सो यहाँ पर ये वाली कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होती है। थर्ड कंडीशन इज नॉट गेटिंग फुलफिल्ड। क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही आपकी, सो ऐसे में पार्शियल इंटीग्रेशन की एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी। जो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है वो हो जाएगी एग्जेम्प्ट, और जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, क्योंकि वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ही कम है, तो टैक्स पेबल विल बी निल। टैक्स पेबल निल रहेगा, क्योंकि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? 2,50,000। 2,50,000 तक तो वैसे भी आपको टैक्स पे नहीं करना रहता। सो यहाँ पर निल। फोर्थ केस देखिए। एग्रीकल्चरल इनकम 1,60,000, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 9,20,000। एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट दैट इज 2,50,000 से ज्यादा है। दोनों कंडीशंस, यानी कि दोनों कंडीशंस और साथ ही साथ इंडिविजुअल वाली कंडीशंस, जो तीसरी कंडीशन है, वो तीनों की तीनों कंडीशंस आपकी फुलफिल हो रही हैं। सो यहाँ पर आपका जो पार्शियल इंटीग्रेशन है दैट विल बी एप्लीकेबल। पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल रहेगा। और आप किस तरह से कैलकुलेशंस करेंगे ये देखते हैं। स्टेप 1 में आप एग्रीकल्चरल प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को ऐड करेंगे। व्हाट इज योर एग्रीकल्चरल इनकम? यहाँ पर 1,60,000 है एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम इज 9,20,000, which comes out to 10,80,000। ये आपकी टोटल इनकम है। स्टेप 2 में आप कंप्यूट करेंगे टैक्स ऑन 10,80,000। 10,80,000 के ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे आप? वही स्लैब्स लगाएंगे। स्लैब्स किस तरह से लगाएंगे? फर्स्ट 2,50,000 nil, next 2,50,000 at the rate of 5%, that is 12,500। यहाँ पर आपका 5 लाख पूरा हो गया। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट 5 लाख है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा 20% के हिसाब से, दैट इज 1 लाख। यहाँ पर 10 लाख पूरा हो गया आपका। बैलेंस इनकम आपकी बची 80,000। 80,000 के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा 30% के हिसाब से, which comes out to 24,000। अकॉर्डिंगली टोटल टैक्स अगर हम इसके हिसाब से देखें तो हमारा बनता है 1,36,500 टैक्स। स्टेप 3 में क्या करते हैं आप एग्रीकल्चरल इनकम लेते हैं और उसमें ऐड करते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। What is your agricultural income? 1,60,000 and your basic exemption limit is 2,50,000. Accordingly 4,10,000 के ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। कहाँ पर? स्टेप 4 में कंप्यूट टैक्स ऑन 4,10,000। इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करें। अप टू
2,50,000 नील, 2,50,000 यहाँ पर कंज्यूम हो गया, बाकी आपका कितना बचा बैलेंस 1,60,000। इसके ऊपर 5% के हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए, दिस कम्स आउट टू 8,000। अब आपका आता है स्टेप 5। देखिए जी, स्टेप 5 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में जो आपने टैक्स कैलकुलेट किया है उसमें से स्टेप 4 वाला टैक्स कर दीजिए माइनस। स्टेप 2 में कितना टैक्स कैलकुलेट किया था आपने, 136,500, 136,500 माइनस 8,000 स्टेप 4 का टैक्स है। सो आपको कितना टैक्स पे करना होगा, दिस। क्या रिबेट की एप्लीकेबिलिटी रहेगी, स्टेप 6 रिबेट अंडर सेक्शन 87A 5 लाख से कम की इनकम होनी चाहिए। यहाँ पे इनकम 5 लाख से ज्यादा है, सो रिबेट एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड स्टेप 7 आप सेस कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 4%। 4% ऑफ व्हाट, 4% ऑफ 1,28,500, 5140। and your step 8 is tax payable। कितना टैक्स पे करना है, 128,500 प्लस सेस 133,640 is your tax payable। ठीक है जी। So this is your partial integration of agricultural income with non-agricultural income, जिसमें हमने क्या किया कि जो सेक्शन 10(1) है वो आपके एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जेम्प्ट करता है, लेकिन जो पार्शियल इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट है वो आपको अप्रत्यक्ष तरीके से आपसे टैक्स पे करवाता है। एक इनडायरेक्ट वे से, इनडायरेक्ट मैनर से आपका जो एग्रीकल्चरल इनकम है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। और उसके स्टेप्स क्या हैं, ये स्टेप्स जो हमने देखे और प्रैक्टिस करें। सो आप लोग भी इसे प्रैक्टिस करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।